हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल के साइंस सेगमेंट में आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। कहते हैं जिनके पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की नॉलेज हो जाती है उनको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और उससे बैंड से रिलेटेड आगे जितने भी टॉपिक्स हैं सब पे कमांड बन जाता है। ऐसा बड़े बड़े टीचर्स, ऐसे बड़े बड़े प्रोफेसर्स का ऐसा मानना है। तो स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मैथ्स मिरेकल अपने अंदाज में बताएगा, जैसा कि पिछले 2-3 टॉपिक पे मैथ्स मिरेकल बात कर चुका है। आप देख सकते हैं कितना इजी वे में बता रहा है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे कुछ बच्चों का मैसेजेस आया है और उन्होंने बोला है कि सर पिछले अप्रॉक्स 10 डेज से आप रेगुलर क्लास नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं। आपकी ऑब्जर्वेशन को थैंक्स है यार, आपके ऑब्जर्वेशन को बिल्कुल सैल्यूट है यार। चूँकि आपने ऑब्जर्व किया, मुझे अब पूरा विश्वास हो गया कि अब आप हमारे स्टूडेंट्स हैं और हमारे पूरे वीडियो को एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम एक वीडियो पर डे के हिसाब से आए। और क्लास 11th का, क्लास 12 का तो पूरा का पूरा फोकस ही है हमारा कि ये पूरा वीडियो मैथ, साइंस, फिजिक्स और उसमें केमिस्ट्री हम इंक्लूड कर रहे हैं। उसके अलावा 10th का भी हम वीडियो अपलोड कर ही रहे हैं जैसे जैसे हमें टाइम मिल पा रहा है ना। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे पेपर आने के समय में, हम सिर्फ उस पर बात करेंगे। और स्टूडेंट्स, ये यकीन मानो कि मैथ्स मिरेकल अगर 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर रहा है तो 7 क्वेश्चन आपके बोर्ड में, 12 के बोर्ड में और 10th के बोर्ड में, और एकदम पक्का 110% आप मानिए कि ये आएगा ही आएगा। तो बहुत ही अच्छा लगा आपकी कंप्लेन दे करके, क्योंकि आपने मुझे ऐसा बोला कि सर आप पिछले 10 दिन से रेगुलर नहीं थे। हाँ जी, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि कुछ फैमिली रीजन होने की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब यहां से टुडे ऑनवर्ड्स गोइंग कंटिन्यूअसली वीडियो अपलोड होंगे। तो बस हमारा और आपका साथ बना रहे। बस आइए, इतना ही बात करते हुए हम सीधा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे बात करते हैं। एक्चुअली ये बीएससी लेवल का क्वेश्चन है और बीएससी लेवल में आप देखेंगे कि लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। एक बात समझिए, लोअर से हायर। एक्चुअली देखो स्टूडेंट्स, इसके लिए आप ऐसे समझो कि E1, E2, E3 एनर्जी का लेवल है। जैसे E1 थोड़ा कम एनर्जी लेवल है, E2 ज़्यादा एनर्जी उसके अंदर, और E3 में सबसे ज़्यादा है। अगर कोई ऐसा होगा स्टूडेंट्स, आपको मैं बताऊं इसको, जैसे E1 में मान लीजिए 10 है, E2 में 20 है, E3 में 30 है, तो क्या हुआ कि E1 सबसे कम हुआ, E3 सबसे ज़्यादा हुआ ना स्टूडेंट। तो देखो, जब कभी भी आप एनर्जी लेवल ज़्यादा से कम की तरफ जाते हो, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ज़्यादा से कम की तरफ जाते हो तो लूज होगा एनर्जी, हमेशा एमिट करेगा, लूज होगा, एमिट करेगा या फिर लूज होगा ना। एनर्जी ज़्यादा से कम की तरफ जाएंगे, एनर्जी लूज होगा। और उसी तरह से अगर इसके अगेंस्ट जैसे E1 से E3 की जाएंगे, यानी कम से ज़्यादा की तरफ जाएंगे स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, एनर्जी सप्लाई होएगा। ये दो बात अगर आपको कंसेप्ट है, क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो पूरी की पूरी ये कथा जो है आपको बिल्कुल ईजी लगेगा। आप देखो, ज़्यादा से कम की तरफ जाएंगे तो एनर्जी लॉस होएगा, एनर्जी एमिट होएगा, और अगर कम से ज्यादा की तरफ जाएंगे एनर्जी सप्लाई होएगा स्टूडेंट्स। बस अब पॉइंट वाइज देखिए स्टूडेंट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम पढ़ रहे हैं, आप बुक खोल के पढ़ेंगे और पेन और कॉपी अपने साथ रखेंगे। लोअर ऑर्बिट टू हायर, देखो लोअर ऑर्बिट टू हायर, एनर्जी शुड बी सप्लाइड टू द इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, इलेक्ट्रॉन को मिलेगा। और हायर टू लोअर होगा स्टूडेंट्स, तो एनर्जी शुड बी एमिटेड, एनर्जी खत्म होएगा, एनर्जी लूज होएगा, है ना। तो आप देखिए, लेट N1 एंड N2 बी द टू एनर्जी सेल्स। मान लिया हमने कि N1 पहला था और दूसरा N2 को हमने कुछ 2 एनर्जी सेल बना दिया ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना, जहाँ पे N2 ज़्यादा है N1 से, यानी कि N2 की जो वैल्यू है, एनर्जी की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है N1 से। तो अब देखो स्टूडेंट्स, एंड अगेन हमने माना है E1 एंड E2 बी डोनेट्स द एनर्जी ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड एनर्जी सेल। और E1 और E1 देखो, E1 का जो एनर्जी सेल्स टोटल एनर्जी इतना होता है और E2 का इतना होता है, तो दोनों में हमेशा माइनस होता है। ये तो आपने पहले ही पढ़ रखा है ना। एनर्जी हमेशा क्या होता है जब भी एनर्जी लूज करेगा तो वो माइनस में ही जाता है। देखो
कितना आसानी से समझ में आएगा। एक्चुअली जब बुक में आप देखेंगे ना, हालत खराब हो जाता है देखते के साथ, सब इतना ज़्यादा कैसे और ये कैसे होता है। बट हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपने एनर्जी सेल्स के बारे में देखा है, जिसमें ये बोला है मैंने कि लोअर से हायर की तरफ जाएंगे एनर्जी सप्लाई होएगा, और अगर आप हायर से लोअर की तरफ जाएंगे तो एनर्जी क्या होगा, लूज होगा। फिर हमने बोला N1 N2, मान लो कि दो एनर्जी सेल्स है, और E1 E2 मान लो कि उनमें एनर्जी लगभग इतना है, इसमें टोटल एनर्जी इतना है, तो E1 E2। अच्छा, अब हम करेंगे तो द चेंज इन एनर्जी इज गिवन बाय, अब चेंज एनर्जी आपको बोर मॉडल में मिला था कि डेल E इक्वल टू E2 माइनस A1 है ना। डेल E यानी चेंज ऑफ एनर्जी, डेल E होता है चेंज ऑफ एनर्जी, डेल का मतलब डेल का मतलब चेंज इन एनर्जी। तो E2 में से बड़ा वाला में से छोटा वाला घटेगा स्टूडेंट, तो यहाँ देखो E2 में से E1 घटा दो, तो E2 को यहाँ लिख दो और E1 को माइनस दे करके, चूंकि E2 माइनस है तो ये माइनस यहाँ हो गया, और E1 का माइनस ऑलरेडी पहले से था तो यहाँ पे दे दो, बड़ा ब्रैकेट में बंद कर दो। अब देखो माइनस माइनस हमने क्या कर दिया स्टूडेंट, प्लस कर दिया। ध्यान से देखेंगे, माइनस माइनस क्या कर दिया, प्लस, और सारी की सारी बातें जो एनर्जी लेवल है वो दोनों में सेम ही लिख दिया ना। जहाँ पे E1 था वहाँ पे E1 है, और जहाँ पे N1 था वहाँ पे N1 है, यही तो है स्टूडेंट्स। जहाँ पे N1 था वहाँ पे N1 है, यहाँ पे N2 है, यही तो चेंज हो रहे हैं। बाकी E1 E2 तो सारे के सारे सेम ही है। अब हम करेंगे क्या स्टूडेंट, देखो सारे के सारे 2 पाई ME4 अपॉन H स्क्वायर यानी N स्क्वायर, इसको हमने क्या कर रहा, ये पूरी की पूरी बाहर निकाल दिया, हमने कॉमन ले लिया स्टूडेंट, तो यहाँ पे बच गया 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, हो गया ना, इतना हो गया। तो अब देखो हमने 2 पाई ME4 अपॉन H स्क्वायर इसको बाहर कर दिया, और 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का होल स्क्वायर, ये हमने रख दिया यहाँ पे, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दिया स्टूडेंट्स। अब हम चलेंगे बोर मॉडल क्या बोलता है उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स। अब हम बात कर रहे हैं फ्रॉम बोर मॉडल डेल E इक्वल टू H न्यू, ये तो पहले से ही पढ़ा है, आपको पता होगा है ना। बोर मॉडल में जाके देखना, हमारे पिछले वीडियो में आप जाके देखना, वहां पे ये इक्वेशन मिल जाएगा। अच्छा, अब हम बात करेंगे न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ये तो हमने पहले बता रखा है। इफ सी विद द वेलोसिटी ऑफ द लाइट, ये तो दुनिया का कोई भी आदमी जानता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट को हम हमेशा सी से डिनोट करते हैं, है ना। एंड लेमडा विद द वेव लेंथ ऑफ देम, अब लेमडा क्या होगा, वेव लेंथ होता है, और ये तो न्यू होता है, और न्यू के बारे में अभी पढ़ा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो अगर यहाँ से अगर आप न्यू बराबर निकालोगे स्टूडेंट्स, सिर्फ न्यू बराबर, तो सी तो अपने पॉइंट पे रहेगा और लेमडा इसके नीचे चला जाएगा, तो सी अपॉन लेमडा हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ लिख दिया। अब देखो जो न्यू है स्टूडेंट्स, इसको उठा के हमने इसमें पुट कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया, तो डेल E इक्वल टू H और न्यू की जगह में C अपॉन लेमडा, तो HC अपॉन लेमडा हो जाएगा ना, इसको हमने इक्वेशन 2 बना दिया। दोबारा से देख लो, डेल E ये जो इक्वेशन इसको यहीं छोड़ दिया, और ये जो न्यू की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे, न्यू इक्वल टू C अपॉन लेमडा, तो यहाँ पे C अपॉन लेमडा रखेंगे तो HC हो जाएगा, HC अपॉन लेमडा, जो कि यहाँ पे मिला, और ये सेकंड इक्वेशन हो गया। तो देखो स्टूडेंट्स, जो पहला इक्वेशन था, जो फर्स्ट इक्वेशन था, अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से, जो फर्स्ट इक्वेशन मैं आपको दिखाता हूँ, जो फर्स्ट इक्वेशन था स्टूडेंट्स, आप ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन, डेल E इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर ME4 अपॉन H स्क्वायर 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, ये है कि आपकी इक्वेशन फर्स्ट। और अब देखिए ये आया आपका इक्वेशन सेकंड, आया ना स्टूडेंट्स। दोनों का LHS सेम है, देखो डेली इधर भी और अब डेली इधर भी, दोनों का सेम है। तो LHS अगर सेम है स्टूडेंट्स, तो RHS शुड भी सेम, RHS भी सेम होना चाहिए। तो इतना बराबर आप देखो ध्यान से देखो, तो इतना बराबर इधर वाला इतना हमने लिख दिया ना। कोई भी दिक्कत होगा आप तुरंत बताना स्टूडेंट्स कोई भी दिक्कत होगा आप तुरंत बताएंगे, है ना। तो इधर का फर्स्ट का राइट साइड और सेकंड का लेफ्ट साइड हमने यहां लिख दिया, क्योंकि दोनों का लेफ्ट साइड बराबर हुआ ना स्टूडेंट्स, दोनों का LHS बराबर था, डेली बराबर था, तो RHS भी तो बराबर होना चाहिए। तो RHS बराबर फर्स्ट इक्वेशन का RHS जो था हमने यहाँ लिख दिया, तो जो कि ये है। अब आप जरा ध्यान से देखना, इसके बाद कैलकुलेशन है और उसके बाद आपका आंसर है। अब देखो HC अपॉन लेमडा हो गया ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमने क्या करा, इसका HC को हमने कॉमन कर दिया स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये बाहर चला जाएगा, तो 1 बच जाएगा 1 लेमडा। और अब HC को हमने उठा के इसके नीचे में रख दिया, देखो HC, तो H यहाँ से पहले 2 था, एक और आ गया तो HQ हो गया, 2 था तो 3 हो गया, H हो गया। अब C इधर कहीं भी नहीं है तो C यहाँ लिख दिया, तो फंक्शन सेम रह गया 2 पाई स्क्वायर ME4 अपॉन H स्क्वायर, और इसमें जब HC इंक्लूड कर दिया तो HQ अपॉन C, और ये वाला तो सेम ही लिख रहे हैं हम। कोई भी दिक्कत होगा तुरंत बोलना है। अब देखो इस वाली बात को हम सीधा, इस वाली पूरी बात को जो कांस्टेंट टर्म है इस वाले न्यूमेरिकल वैल्यू के पीछे है, इसको हम RH से डिनोट करते हैं।
क्या करते हैं, इस पूरे बात को कैपिटल आर और कैपिटल एच से डिनोट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं, ये देख लो, जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट या कांस्टेंट। और इसी का नाम है स्टूडेंट्स राइजनबर्ग कांस्टेंट। इसी का नाम क्या है स्टूडेंट्स, राइजनबर्ग कांस्टेंट। तो आपको उम्मीद है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो फाइनल वैल्यू आएगा वो 1/λ इक्वल टू एल एन आर एच, 1/λ इक्वल टू आर एच। देखो n1 का होल स्क्वायर माइनस n2 का होल स्क्वायर, वेर आर एच इक्वल टू अ कांस्टेंट, इस इक्वल कहते हैं हम राइजनबर्ग कांस्टेंट, जो कि आपका एक्सप्रेशन है, जो कि आपका इक्वेशन है। यही है आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एग्जैक्ट इक्वेशन। यही आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एग्जैक्ट इक्वेशन, जिसको आप बोलते हो राइजनबर्ग कांस्टेंट, जिसको आप बोलते हो राइजनबर्ग कांस्टेंट, है ना। तो कभी कभी पेपर में पूछता है कि राइजनबर्ग कांस्टेंट क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा आर एच, पूरी फंक्शन नहीं बतानी स्टूडेंट्स, 1/n1 और 1/n2 ऐसे नहीं, सिर्फ आर एच की वैल्यू बतानी है। और आर एच की वैल्यू क्या है, 2π² me4/h3c, जो कि राइजनबर्ग कांस्टेंट है। अब होता क्या स्टूडेंट्स, इसके आगे देखेंगे कि जब एनर्जी लेवल लोअर से हायर की तरफ जाता है और हायर से लोअर की तरफ जाता है, तो स्पेक्ट्रम बन जाता है ना, डिफरेंट सीरीज बन के आती है। और कौन कौन सी सीरीज होती है, वो लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पासन सीरीज, पोस्चर सीरीज, है ना। इस तरह की आपने देखा होगा ब्रैकेट सीरीज, पीफंड सीरीज, इस तरह की जो सीरीज बन के आएंगी, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।